एक ऐसा टॉपिक जो जब तक पढ़ा नहीं था मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था और बड़ा ऐसा लगता था कि यार ये टॉपिक तो मुझसे सॉल्व ही नहीं होगा, कभी भी मैं इसके क्वेश्चंस तो बना ही नहीं पाऊंगी। आज वही टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ट्रिक्स फॉर्म में, और मैं ये यकीन लगाती हूँ कि ये 10 मिनट के बाद में आज के बाद आपके इस टॉपिक से कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। थंबनेल पढ़ चुके हो, फॉर्मल फैलेसी। देखो लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है, और लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसी चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, दोनों ही बहुत काम की है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस तरीके के जब सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो उनका सवाल कैसे आपको डिकोड करना है और कैसे जल्द से जल्द हम लोगों को आंसर तक पहुंचना है। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यही नहीं, और भी मल्टीपल टाइप है जो आप लोगों से यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग फॉर्मल फैलेसी के ऊपर बड़ा काम करने वाले हैं। बट बिफोर आई गेट टू फॉर्मल फैलेसी, मैं जो है वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो ये फैलेसी वर्ड है, ये फैलेसी वर्ड का मतलब होता है गलती होना। और गलती तो गलती से ही होती है मैम, तो बस वही चीज़ है कि गलती होना। गलती जो है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो हो सकती है स्ट्रक्चर में गलती, जिसको आप बोल सकते हो जो कि फॉर्म में गलती होती है, और एक गलती हो सकती है जो कि आप लोगों के लॉजिक में गलती होती है, जिसे आप लोग इनफॉर्मल बोलते हो। तो फॉर्म में अगर गलती हो तो फॉर्मल बोला जाता है ना। कल को आप मुझे अपनी शादी में बुलाओ और आपको देखो कि मैं तो पजामे टी शर्ट पहन के आ जाऊँ, तो आप मुझे ऐसे बोलोगे मैम इट्स अ फैलेसी जो कि आपकी फॉर्म की है। शादी में आए थे तो थोड़ा ट्रेडिशनल पहन के आना चाहिए था, फॉर्मल कपड़े पहन के आ जाने चाहिए थे, आप यहाँ पर क्या पजामे टी शर्ट में घूम रहे हो। तो इस तरीके से ये जो गलती हुई है ये है फॉर्म की गलती, एकदम बढ़िया टाई वाई लगा के आना था भाई। और लॉजिक की जो गलती होती है कि बोलना कुछ चाह रहे हो और घुमा फिरा के कान को उल्टा पकड़ के कुछ बात बना रहे हो जबरदस्ती की, दैट इज इनफॉर्मल फैलेसी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। इनफॉर्मल अगली क्लास में लाऊंगी, फिलहाल चलते हैं फॉर्मल की तरफ। अब जब मैं फॉर्मल फैलेसी की बात कर रही हूँ तो फॉर्मल फैलेसी निकालने के लिए याद होगा कुछ टाइम पहले इसी सीरीज में मैंने आप लोगों को मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म सिखाया था। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी एक प्रोपोजिशन के अंदर तीन तरीके की टर्म्स होती है, माइनर, मिडल और मेजर। इसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ या इंडियन लॉजिक की पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो अभी आपको याद होगा कि इसे हम लोग पक्ष, फिर हेतु और साध्य, ये तीन शब्दों से हम समझते हैं इनको। अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को सबसे पहले अपने कोई भी एक आर्ग्यूमेंट, जो कि पीपीसी कल्चर होता है, प्रेमाइज फॉलोड बाय अ कंक्लूजन, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने कंक्लूजन में जाना होता है, और जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है वो आपकी माइनर टर्म कहलाता है। सब्जेक्ट के अलावा प्रेडिकेट दूसरा टर्म होता है किसी भी कंक्लूजन में, तो वो होता है आपका मेजर टर्म। और जो कंक्लूजन में एब्सेंट हो, कॉमन टर्म इन योर प्रीपाइसेस और प्रोपोजिशन इज योर मिडिल टर्म। ये तीनों टर्म निकालना अगर आपको आ गया तो आप लोगों का काम हो गया आसान। टर्म निकालने के बाद में आपको सीखना होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म कौन सी है, कौन सी टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, उसके लिए आपको ये टेबल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को कीवर्ड बता रही हूँ कि आपको ये पता होने चाहिए। जैसे कि अगर आप सभी लोगों को देखो, कभी भी ऑल, कभी भी ईच, एवरी, नो, नन, नॉट, यानी और भी कोई भी नेगेटिव टर्म है ना, डिड नॉट वगैरह जो भी है, अगर आपको ये सारे टर्म एज अ प्रीफिक्स, किसी भी टर्म के पहले लगने वाले शब्द जिसको प्रीफिक्स बोला जाता है, कभी भी ये सभी टर्म आपको किसी भी टर्म के प्रीफिक्स में दिखे तो ये टर्म क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाती है। अब आपके लिए ये टर्म मतलब है या तो सब्जेक्ट होगा या तो प्रेडिकेट होगा। आपके लिए यहां तक तो कहानी सही थी, ऑल, ईच, एवरी, नॉट या कोई भी एक नेगेटिव टर्म हो। बट ये जो नो और नन है ना, नो हो गया, नन हो गया, ये ऐसे टर्म है कि ये गाना गा रहे हैं भाई हम तो डूबेंगे सनम, संग तुझे भी ले डूबेंगे। यानी ये सब्जेक्ट टर्म के साथ साथ प्रेडिकेट टर्म को भी ले डूबते हैं। कोई भी चीज के आगे अगर मैं नो लगा दूं तो सब्जेक्ट टर्म भी गया और प्रेडिकेट टर्म भी गया, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो ये टेबल में यही चीज लिखी है कि नो के अंदर दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बाकी में आप लोगों के लिए देखो, ऑल सब्जेक्ट के पहले लिखा है तो ये सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सम जो है वो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, सम में नॉट जो है वो प्रेडिकेट के पीछे लग रहा है तो इस वजह से प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाऊं तो देखो, आपके पास में जो सबसे पहली फैलेसी होती है वो होती है फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स।
आपके पास में 3 ही टर्म हो सकते हैं, माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म, कोई चौथी टर्म नहीं हो सकती। अगर है तो उसे फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स कहा जाएगा। कैसे? आपको लिखा है ऑल कैट्स आर फेलाइन, ऑल डॉग्स आर कैनाइंस, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर कैनाइंस। अब देखो इस सिचुएशन में कंक्लूजन में जाओ तो ये आप लोगों की जो है ये हो गई आपकी माइनर टर्म, ये हो गई आप लोगों की मेजर टर्म। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ये आप लोगों का हो गया मेजर प्रेमाइस और कैट्स की वजह से ये हो गया आप लोगों का माइनर प्रेमाइस। बट मैम यहाँ पर कोई भी मिडिल टर्म तो है ही नहीं, आपके लिए फेनाइन भी है, डॉग्स भी है, यानी कि यहाँ पर तो 4 टर्म्स आ रहे हैं, होनी 3 ही चाहिए। तो ये क्या है? फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स है। सिंपल सी बात। आती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फैलेसी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फैलेसी ये कहती है कि जो आपकी मिडिल टर्म है कंक्लूजन में तो होती नहीं, बट प्रेमाइसेस के अंदर किसी भी एक प्रेमाइस में एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में होनी चाहिए, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। तो देखो कैसे, आपसे बोला ऑल शार्क्स आर फिश, ऑल सैल्मन आर फिश। फिश जो है वो दोनों में कॉमन है, फिश आप लोगों की मिडिल टर्म है। पर देखो यहाँ भी ऑल, यहाँ भी ऑल शार्क्स को और सैल्मन को तो डिवाइड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पर फिश के आगे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करे। इसीलिए इसमें कौन से टाइप की फैलेसी है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फैलेसी है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आती है इलिसिट फैलेसी। ये जो आपका इलिसिट फैलेसी है ना, मुझे बड़ा डर लगता था, मुझे लगता था पता नहीं क्या ही पूछ लेगा इलिसिट में। इतनी सिंपल है, आपको ये देखना है कि मैचिंग होना चाहिए। आपके कंक्लूजन में माइनर टर्म है और मेजर टर्म है। अगर आपके कंक्लूजन में आपकी माइनर टर्म या आपकी मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में लिखी है तो आपके प्रीमाइस में भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए। नहीं हो तो या तो इलिसिट माइनर या इलिसिट मेजर। मतलब कि माइनर टर्म कंक्लूजन में अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो माइनर प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए, नहीं तो इलिसिट माइनर फैलेसी। एंड सेम गोज विद द मेजर टर्म। कैसे? एग्जाम्पल से देखो, आपको मैंने कहा ऑल हॉर्सेज आर एनिमल्स, सम डॉग्स आर नॉट हॉर्सेज एंड सम डॉग्स आर नॉट एनिमल्स। तो ये हो गई आपकी माइनर टर्म और ये हो गया आप लोगों का मेजर टर्म। अब अगर आप देखो तो मेजर टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है इस नॉट की वजह से, तो आपके एनिमल्स यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होने चाहिए थे, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इलिसिट मेजर। ऐसे ही नीचे देखो, ये हो गई माइनर टर्म, ये हो गया आप लोगों का मेजर टर्म। अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँ तो ऑल एनिमल्स के आगे लिखा है, तो माइनर टर्म जो है वो आपकी क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, पर यहाँ पर आपकी माइनर टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। देख लो, ऑल मैमल्स की वजह से मैमल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपका एनिमल्स नहीं हो रहा है। इस वजह से ये होगी इलिसिट माइनर फैलेसी। अगर मैं यहाँ पर ऑल की जगह नो कर देती तब कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नो मैमल्स आर एनिमल्स की जगह मैमल्स और एनिमल्स दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाते हैं नो की वजह से, पर यहाँ नो नहीं है, ऑल है, इसीलिए इलिसिट है, और वो भी इलिसिट माइनर। मतलब जो टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, वो उसके प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए थी। मैचिंग। फिर आता है आपका फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। एक्सक्लूसिव प्रीमाइस क्या कहता है कि आपके पास में कभी भी दो ऐसे प्रोपोजिशन जिसमें नेगेटिव टर्म है, दो नेगेटिव प्रीमाइसेस हैं, उनसे आप कभी कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। सिंपल सी बात। लिखा है नो फिश और यहाँ पर भी नॉट है, तो आप इनसे कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज से आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। ये जीवन का भी तो सार है ना, नेगेटिविटी से सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलेगी। देन आता है आप लोगों का ड्रॉइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस एंड वाइस वर्सा। यानी कि आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों का प्रीमाइस वैलिड है और आपका सिलोजिज्म नेगेटिव है, तो कंक्लूजन भी जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। इन दैट पर्टिकुलर केस एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी चल रही थी। ऐसे ही आती है आपकी एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी ये कहती है कि पर्टिकुलर प्रोपोजिशन जो है वो आपका यूनिवर्सल को नहीं निकाल सकते। स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था जो पर्टिकुलर है वहां से आपकी ट्रू वैल्यू तो जाती है, पर आपके पर्टिकुलर से आपकी फॉल्स वैल्यू जो है वो जा नहीं सकती। यानी कुल मिला के हमारे लिए आप पर्टिकुलर प्रोपोजिशन से कोई भी यूनिवर्सल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ये आपकी होती है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। इसी तरीके से आपके लिए सबसे खास यूजीसी नेट की आजकल की फेवरेट है इफ वाली फैलेसी। जब आप लोगों को बोला जाए कि P इम्प्लाइज Q ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इफ P देन Q। अगर इसे वैलिड फॉर्म में पढ़ोगे तो इसका मतलब यह है कि अगर P ट्रू है तो Q को भी ट्रू होना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। बस इतना ही ये कहता है। अब यहाँ पर P को कहते हैं एंटीसीडेंट जो इफ के साथ लगता है, और Q को यहाँ कहते हैं कॉन्जिक्वेंट। मतलब एक है स्टिमुलाई और दूसरा है रिस्पॉन्स। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मम्मी के बारिश के और छत धोने का।
तो आइए दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले आप देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने ये कहा कि अगर ए ट्रू है तो बी को ट्रू होना चाहिए। अगर बी ट्रू है तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने फैलेसी को सही बोल दिया। दूसरी कह रही है इसका उल्टा। अब मैं ये कहती हूँ कि इमेजिन करिएगा कि अगर बारिश होती है तो छत गीली हो जाती है। ये मेरा स्टेटमेंट है, अगर बारिश हुई तो छत गीली हो जाएगी, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर बारिश नहीं होती है तो छत गीली हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अरे भाई ऐसा क्यों मैम, क्यों नहीं हो सकती? मेरी मम्मी ने बोला कि आज मैंने छत की धुलाई करनी है और गई वो बाल्टी लेके और लो छत धो दी, तो भी तो छत गीली हो गई ना। यानी कि अगर आपका एंटीसीडेंट ट्रू है तो प्रेमाइस तो आपका कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू होगा। बट अगर आपका एंटीसीडेंट फॉल्स है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि कॉन्सिक्वेंट भी फॉल्स ही होगा। समझ गए? देन आता है कि मैंने कहा कि बारिश होगी तो छत गीली हो जाएगी। आज जो है वो छत गीली हो गई, इसका मतलब 100% बारिश हुई होगी। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? मैंने कहा कि अगर बारिश होती थी तो छत गीली हो जाती थी, आज छत गीली हुई तो कंफर्म है कि बारिश ही हुई होगी। अभी तो बताया कि नहीं मैम, मम्मी छत धो के भी तो छत को गीली कर सकती है। यानी कुल मिला के आपके कॉन्सिक्वेंट के ट्रू होने से आपके एंटीसीडेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंटीसीडेंट ट्रू तो कॉन्सिक्वेंट ट्रू, बस इतना याद रखना है, बाकी सारी फैलेसीज है। जैसे कि यहाँ पर अगर ए ट्रू है तो आपका बी ट्रू होगा। हम कह रहे हैं बी ट्रू है, इसका मतलब ए भी ट्रू होगा। इसे कहा जाता है अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। ये नहीं ट्रू है, ये वो बारिश वाला एग्जाम्पल है कि छत गीली हुई है तो मतलब बारिश आई होगी, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। फिर आता है डिनाइंग द एंटीसीडेंट, मतलब आपने कहा कि बारिश होती है तो छत गीली हो जाती है, बारिश नहीं आई मतलब छत भी गीली नहीं होगी, ये भी गलत है। तो ये दोनों ही फैलेसीज आप लोगों की कहलाती है अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट एंड डिनाइंग द एंटीसीडेंट, ये भी आपकी फैलेसी होती है। अगर मैं बात करूँ तो इस फैलेसी को हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख कर भी दिया हुआ है। सो बेसिकली अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट एंड डिनाइंग द एंटीसीडेंट टाइप की फैलेसीज भी आपके एग्जाम में काफ़ी आती है। अब आपके सामने यहाँ पर जो है वो मिक्स क्वेश्चन मैंने दिया है। मिक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनफॉर्मल फैलेसीज भी लिखी हुई है और फॉर्मल भी लिखी है। देखो ये दोनों आप लोगों की इनफॉर्मल फैलेसी है, ये दोनों आपकी फॉर्मल फैलेसी है। आपको होमवर्क क्वेश्चन में मुझे इसका आंसर बताना है और अगले वीडियो में लेके आऊँगी आप लोगों के लिए फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल फैलेसी। बाकी आप जानते ही हो कि आपके लिए 9 PM बैक बेंचर सीरीज आ चुकी है, जिसमें मैं आप लोगों को शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ पेपर 1 के। प्रैक्टिस करते हैं हम बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। और जो भी क्वेश्चंस इस 8 AM सीरीज में मैंने आपको होमवर्क में दिए, सबके सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में मुझे देते हो, सब कंफर्म कर दूंगी इस 9 PM सीरीज में। तो मिलती हूँ आपसे रात को 9 बजे। धन्यवाद।